रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आज हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। नाउ मैं पूरा रदरफोर्ड नहीं लिखूँगा, आरएफ में आप समझ जाइएगा कि रदरफोर्ड है। आरएफ कंडक्टेड a scattering experiment in 1911 to find out the arrangement of electron and proton. रदरफोर्ड जो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कब किए थे? 1911 में, टू फाइंड आउट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ही बॉम्बार्डेड a thin foil gold foil with a stream of fast moving alpha particle, fast moving positively charged alpha particle which is emanating from radium। इन्होंने क्या किया था? ही बॉम्बार्डेड अ थिन गोल्ड फॉइल विथ अ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल विच इज़ इमिटिंग फ्रॉम द रेडियम। इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को लिया और एक गोल्ड फाइल लिए और अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फाइल पे इन्होंने बम्बार्डिंग करवा दिया विथ अ हाई स्पीड विच इज़ इन। अल्फा पार्टिकल कहाँ से हमें मिलता है? विच इज़ रेडियम से हमें हमेशा अल्फा गामा रेज इमिट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो इन्होंने रेडियम को यूज में लिया अल्फ़ा पार्टिकल के लिए और अल्फ़ा पार्टिकल को बहुत ही हाई स्पीड में बम्बार्ड करवा दिया गोल्ड फाइल पे। ठीक है, नाउ हम लोग फिगर देखते हैं। इन्होंने क्या किया था कि रेडियम लिए थे, डेट इज रेडियम which emit alpha rays which is positive alpha rays positive in charge। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये इससे जो रेज निकल रहा था बिल्कुल स्ट्रेट रे लेने के लिए उन्होंने क्या किया? बीच में एक ऑब्जेक्ट लगा दिया और उसमें एक होल लगा दिया। इससे क्या होगा कि जितने भी रेज हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं वही सिर्फ पास आउट होंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या किया? इस रेज के पाथ में उन्होंने गोल्ड फाइल को रख दिया। दिस इज गोल्ड फाइल। व्हेन दिस रेज विच इज, जब ये रेज गोल्ड फाइल से टकराता है तो कुछ जो रेज है वो पास आउट हो जाता है और पास आउट होने के बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगा रखे थे इन्होंने और ये जो ऑब्जेक्ट था फ्लोरेसेंट स्क्रीन था, फ्लोरेसेंट
स्क्रीन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये अल्फ़ा रेज इस ऑब्जेक्ट से थ्रू होते हुए पास आउट होते हुए ये गोल्ड फाइल से जब टकराता है तो कुछ जो रेज है वो पास आउट हो जाता है और कुछ रेज जो है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाता है। डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि कुछ इसमें ज़रूर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और कुछ है जो पास आउट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? अल्फ़ा रेज को पास आउट करवा दे रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें प्रेजेंट गोल्ड फाइल में वो कुछ अल्फ़ा रेज को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पर से ये प्रूव कर दे रहे हैं कि गोल्ड फाइल के न्यूक्लियस में कुछ न कुछ अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पर इन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन इसलिए लिया था ताकि जब ये रेज इससे टकराए तो वो फ्लोरोसेंट करे, दिख जाए आसानी से कि कुछ रेज पास आउट हो रहा है। ठीक है। नाउ रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। यहाँ पर इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोल रहे हैं, इसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि ये एटम का न्यूक्लियर मॉडल दिए थे, इसी वजह से इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि फर्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passed through the foil। ये तो मैंने फिगर में बताया था कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। नाउ सेकंड रिजल्ट क्या आया कि अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड। फिगर में भी मैंने बताया था क्यों डिफ्लेक्ट किया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन गोल्ड फाइल न्यूक्लियस, इसी वजह से कुछ जो अल्फा पार्टिकल था वो डिफ्लेक्ट भी किया। नाउ थर्ड पॉइंट सेज दैट calculations by Rutherford shows that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो कंपेयर टू एटम बहुत ही नेग्लिजिबल है। वो ऑब्वियसली न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होगा और एटम बहुत बड़ा होगा, तो उसके कंपेयर में न्यूक्लियस जो है बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत ही छोटा है, बहुत ही टिनी पार्टिकल। इन्होंने क्या किया, कुछ
डायमीटर दिया एटम ऑफ न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायमीटर ऑफ द एटम इज, एटम का डायमीटर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का जो डायमीटर होगा वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये डायमीटर कौन दिया था, रदरफोर्ड दिए कि डायमीटर जो एटम का है वो 10⁻⁻10 मीटर है और न्यूक्लियस का जो डायमीटर है 10⁻⁻15 मीटर है। वेयर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा 1/2000 टन द मास ऑफ प्रोटॉन, द मास ऑफ प्रोटॉन 1/2000 टन जो है ना, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होता है प्रोटॉन के हिसाब से, ठीक है। Above observation and conclusion, Rutherford proposed the nuclear model of atom. Now, according to this model, he proposed, first one is an atom consists of a teeny positively charged, a teeny positively charged nucleus at its center. He proved that atom consists of a teeny positively charged nucleus at its center. सेंटर में क्या होता है, टीनी पॉजिटिव चार्ज का एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Now second point says that the positive charge of the nucleus is due to protons. The positive charge of nucleus due to presence of proton. प्रोटॉन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है विथ अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, और उन्होंने उसका नाम क्या दिया, ऑर्बिट। द न्यूक्लियस is surrounded by electron that move around the nucleus. The path called ऑर्बिट। उस पाथ को क्या नाम दिए हम लोग, ऑर्बिट। फोर्थ पॉइंट सेज दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन का नंबर होगा। फिफ्थ पॉइंट सेज दैट
electron and nucleus are held together by electrostatic force. Electrostatics फोर्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है आपस में एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट रहता है, जिसका नाम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ना अब हम लोग देखेंगे डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का क्या डिफेक्ट था वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज रदरफोर्ड failed to explain stability of atom। रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नाउ इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है। सपोज दैट दिस इज न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। ये तो बोले थे हमारे रदरफोर्ड। पर एक जेसी मैक्सवेल करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रो एक्सेलरेशन इट्स इमिट रेडिएशन एंड लॉसेस एनर्जी। जो जेसी मैक्सवेल थे वो क्या बोले कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कुछ एनर्जी भी लॉस कर रहा होगा और कुछ रेडिएशन निकल रहा है, जिस वजह से क्या होगा, जब एनर्जी इसका लॉस होगा तो इसका जो पाथ है वो धीरे धीरे कमते जाएगा। जब ये पाथ कमते जाएगा तो कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा स्थिति कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब ये न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर देगा तो फिर एटम बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपना ओपिनियन नहीं दे पाए थे रदरफोर्ड। ना सेकंड क्या था, रदरफोर्ड मॉडल नथिंग said about the electronic structure of the atom। ना सेकंड जो डिफेक्ट इनका था वो उसमें क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से घूम रहा है या फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से घूम रहा है। ही कांट एक्सप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। देयर इज टू पॉसिबिलिटी, चाहे तो ये न्यूक्लियस इस तरह से घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से घूमेगा एक सर्कुलर पाथ पे, और ये सर्कुलर पाथ ये भी है, बट यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स एंड पॉइंट नहीं है। तो ये भी इन्होंने प्रूव नहीं किया था इस मॉडल में, ठीक है। यहाँ पर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है, एंड है। थैंक यू।